और जन स्वराज जिस तरह की भीड़ इकट्ठा हो रही है प्रशांत किशोर की अलग अलग रैलियों में, वो इस बार अपना खेल बिगाड़ेंगे, वोट कटुआ पार्टी बनेंगे या वास्तव में एक नया बदलाव ले पाएंगे। अब इन दोनों मेहमानों के पास आ जाती हूँ। उदय सिंह जी, पहले मैं आपकी टिप्पणी ले लेती हूँ। उदय सिंह जी, आपका एक लंबा चौड़ा राजनीतिक अनुभव है, लेकिन बार बार कहा यह जा रहा है कि अनंत सिंह ने एक समय में जैसा प्रयोग किया था प्रशांत किशोर भी वैसा प्रयोग कर रहे हैं और कामयाबी बहुत ज्यादा मिलने वाली नहीं है। वोट कटुआ पार्टी बनकर रह जाएगी जन स्वराज। उदय सिंह जी। मित्रा जी नमस्कार। ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है और कितना निराशाजनक है कि आप जैसे एक बहुत जाने माने पत्रकार को बिहार पे चर्चा करवा रही हैं, तो इस बात पे करवा रही हैं कि दोनों गठबंधनों में सीट शेयरिंग की क्या लड़ाई चल रही है। पहली बात तो ये गठबंधन नहीं होते, ये ठगबंधन होते हैं। सत्ता में बने रहने के लिए अलग अलग दलों से हाथ मिलाते हैं और फिर अब देखिए चुनाव को मात्र 2 महीने रह गए होंगे या उससे भी कम रह गए होंगे जी। बिहार की क्या समस्याएं हैं इस पे किसी का ध्यान नहीं है। कौन सी पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी इस पे सारे का सारा ध्यान गया हुआ है और ये हम लोग जानते थे। रह गई बात जन स्वराज पार्टी की और आपके इस बात की जो आपने कही कि वोट कटुआ पार्टी, हम बिल्कुल वोट कटुआ पार्टी हैं और बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि हम वोट काटेंगे, लेकिन दोनों तरफ का इतना वोट काटेंगे कि ये दोनों खत्म हो चुके होंगे, दोनों तरफ के गठबंधन, और आने वाले समय में जन स्वराज की यहाँ व्यवस्था बनेगी, बिहार के लोगों की व्यवस्था बनेगी। क्योंकि चित्रा जी माने न माने बिहार के लोग अंदर से जले हुए हैं, थक गए हैं ये दोनों गठबंधनों की आपस की दोस्ती और लड़ाई देखते देखते, और इस बार वो यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द चुनाव हो ताकि जल्द से जल्द एक परिवर्तन हो और बिहार अपने विकास के राह पे जो उसको चलना है वो सही माने में पूरी गति के साथ चले। हाँ। इससे ज़्यादा इनके लड़ाई की आपस की लड़ाई के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। एक टिप्पणी करना चाहता हूँ जी। अभी जो वोट अधिकार यात्रा निकाला कांग्रेस पार्टी ने और महागठबंधन ने, मैं समझता हूँ कि मुद्दा तो बहुत महत्वपूर्ण था, किसी की भी वोट का अधिकार नहीं छीनना चाहिए, लेकिन ये कहने के बाद ये कह दूं कि ये वोट अधिकार यात्रा कम था, कांग्रेस अधिकार यात्रा ज़्यादा था। कांग्रेस अपने अधिकार को बताना चाहती थी, वो आरजेडी और दूसरे दलों को बताना चाहती थी कि कांग्रेस की दम इतनी कम नहीं है जितना तुम आंकते हो, तो इसलिए जब सीटों का बंटवारा करोगे तो जरा ध्यान रखना कि कांग्रेस पार्टी एक महत्वपूर्ण पार्टी है और उस काम में मेरे ख्याल तेजस्वी वाले नाम को लेकर असहज हो गए राहुल गांधी, इसी वजह से मैं मेरे ख्याल से ये इनका आंतरिक मामला है, मेरा इस पे कोई टिप्पणी करना ठीक नहीं है। लेकिन ये सब ने देखा कि एक बहुत सीधे क्वेश्चन का राहुल गांधी जी ने उत्तर नहीं दिया। उनसे लोगों ने पूछा कि क्या तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे, उस बात का उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। इसका क्या अर्थ है, इसमें हमारी कोई दिलचस्पी नहीं, कौन मुख्यमंत्री बनेगा इसमें हमारी भी कोई दिलचस्पी नहीं उनकी तरफ से। हमें तो दिलचस्पी इस चीज़ की है कि बिहार की जो समस्याएं हैं उसके बारे में ये दोनों गठबंधन चर्चा क्यों नहीं कर रहे। अभी कोई एक बीजेपी ने कोई मुद्दा ढूंढ लिया है कि एक खाली मंच पर जहां महागठबंधन के कोई नेता नहीं थे, किसी मानसिक रूप से विक्षिप्त आदमी ने कुछ बहुत ही अभद्र बातें हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए किया है। मोदी जी की उस आदमी को तो जो सजा मिलनी चाहिए, जो होना चाहिए वो तो होना ही चाहिए। हाँ, लेकिन ये बहुत ही निंदनीय अक्षम्य है, इसकी कोई जितनी निंदा की जाए कम है, लेकिन इसको मुद्दा बनाकर पूरे देश में या पूरे राज्य में घूमने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि दूसरे तरफ से भी बहुत सारे ऐसे प्रमाण हैं कि उनके नेताओं ने भी इस तरह की अलग अलग समय पर शब्दों का इस्तेमाल किया है। ये गलत है, दोनों तरफ से गलत है, और ये जो अभी हुआ है इस पे तो कड़ी इसकी निंदा जितनी की जाए कम है। ठीक है। और कड़ी से कड़ी कदम उठानी चाहिए। राज्य की सरकार उन्हीं की है, उनको कदम उठाना चाहिए। ठीक है, गिरफ्तारी तो हो गई है, अब कदम आगे कैसे बढ़ाएंगे, और 4 तारीख को इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी जगह जगह प्रदर्शन भी करने जा रही है। अब मैं आ जाती हूँ एलजेपीआर पर। राजेश भट्ट जी बहुत देर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश भट्ट जी, आप लोगों ने 2020 में नीतीश कुमार का खेल बिगाड़ा, तेजस्वी यादव जी का माफ कीजिएगा चिराग पासवान जी का जब मैंने इंटरव्यू किया उनकी ओर से कहा गया कि मेरी वजह से आरजेडी को ज्यादा सीटें मिल गई थी।
अब आप लोग 40 के आंकड़े पर अडिग हैं। यहाँ पर जब जुड़वा भाई वाला फॉर्मूला तय हो रहा है तो एलजेपीआर के हिस्से कितनी सीटें आएंगी? राजेश भट्ट जी। जी, बहुत देर से मैं सुन रहा था। बहुत गंभीरता से कहना चाहता हूँ महागठबंधन के लोगों को खास कि नीति, नियत और नेता से कहीं भी जनता के बीच लोकप्रियता बढ़ती है और इन्हीं नीति और नियत और नेता के कारण सरकारें बनती और बिगड़ती। भाई कौन सी नीति है महागठबंधन के पास, नेता कौन है और नियत कैसी है, ये सबको मालूम है। रोजगार के बदले जमीन, यही लोगों की नीति है, नियत है ना। और नीति ये है कि कैसे मैं मुख्यमंत्री बन जाऊं। अब राहुल जी बगल में खड़े हैं और तेजस्वी जी खुद को स्वयंभू जो है मुख्यमंत्री घोषित उम्मीदवार के रूप में घोषित करते हैं, जबकि उसमें भी कोई हामी। अरे आपके चिराग पासवान को लेकर भी तो कहा जा रहा है ना, और खुद आपके अरुण भारती जी उनका नाम आगे बढ़ा रहे हैं कि मुख्यमंत्री के लिए बड़े योग्य हैं। तो आप लोग भी तो एम्बेरस कर रहे हैं नीतीश कुमार को। नहीं, मैं स्पष्ट रूप से कह देता हूं कि एनडीए एक परिवार है। यहाँ नीति, नियत, नेता सब घोषित हो चुका है। नेता हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के चेहरे पर हम लोग लड़ने जा रहे हैं। हाँ। 2025 में बहुत बहुत बेहतर समन्वय के साथ हम लोग 2025 में 225 का जो लक्ष्य हम लोगों ने रखा है। हाँ। मैं समझता हूं कि बिहार की कितनी जनता मिल रही है उससे भी कहीं ज्यादा, हाँ। कहीं ज्यादा आशीर्वाद। कोई बता रहा है देने कि को तैयार 20 से 25 सीटें ही मिलेंगी, बिहार इससे की ज्यादा जनता। मिलेंगे नहीं। उधर जीतनराम मांझी भी इतनी सीटें मांग रहे हैं। ओहो, सीट को लेकर यहाँ कोई राड़ नहीं है। हाँ, मैं बहुत गंभीरता से कह रहा हूँ कि सीट को लेकर इतने बड़े बड़े बयान आए हैं एलजेपीआर की ओर से सीटों के लिए ही बार्गेनिंग करने के लिए कि कम ना समझा जाए। हाँ, और आप कह रहे सीटों को लेकर कोई रार ही नहीं है। शेयरिंग को लेकर जब चर्चा होगी, फाइनल चर्चा होगी। ठीक है, किसी वजह से फ्रेम फ्रीज हो गया, उनके पास आऊंगी इस वक्त।